नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत आप सभी दर्शकों का जो है कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी अपनी उर्मिल सखी। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से में हम आपसे हर बार एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। तो जब कोई अपनी साहित्य जगत में छाप छोड़ देता है तो वो ना सिर्फ साहित्य जगत में, वो हमारे दिल पर भी अपनी छाप छोड़ जाता है। जी हाँ, आज हमारे बीच जो शख्सियत है, जो साहित्यकार है, वो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अवॉर्डेड साहित्यकार है। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कैलाश आहलूवालिया जी की। वो हमारे बीच आज हैं, हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्टूडियो में दस्तक दिल की बात कलम में हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप जो हैं, कहाँ से आपने शिक्षा ली, कहाँ पे आपने काम किया, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपना काम किस तरह से आपकी शुरुआत हुई रोजी रोटी की? क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। कई बार दोनों होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है, देखा गया है। तो आपने रोजी रोटी का जरिया क्या चुना, कहाँ पे पढ़ाई करी, क्या नौकरी करी, जरा इस पर दृष्टि डालिए। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा जी, और कांगड़ा में कांगड़ा जी, रेलवे लाइन है, उस पर एक स्टेशन है मंगवाल। हाँ, और मंगवाल के पास 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है, बड़ा सुरम्य गांव है जी। और हर और दरिया के किनारे, अच्छा, पहाड़ भी साथ। हाँ, वो आपकी कविताओं में मैंने देखा है। वो और आप देखेंगे मेरी कविताओं में पानी ज्यादा है, और नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, गांव का नदी का किनारा है वो इसी वजह से है। जी जी, खेत लहलाते हुए। तो ये कारण है कि आपकी कविताओं में जो बिंब उतरते हैं वो वास्तविक हैं। आपने ठीक पहचाना। हाँ। तो मुझे भी लगता है कि मैं बार बार लौटता हूँ वहीं। हाँ। कहीं भी हूँ, बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ, चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं कविता लिखता हूँ तो पीछे की तरफ देखता हूँ और मुझे गाँव याद आता है। और वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारे अनुभव बचपन के से लेकर के 10वीं 11वीं तक, जब तक हम वहाँ पढ़ते रहे, तब तक के वो सारे नज़ारे, सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने। फिर कॉलेजिंग कहाँ से हुई आपकी? मैट्रिक के बाद मैं सोच रहा था कि पठानकोट जाऊं या धर्मशाला जाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी जो थे वहीं दाखिला ले रहे थे जी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मुझे दूर जाना चाहिए। कभी लाहौर मेरे दिमाग में रहता था। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी और दूसरे मेरे घर के जितने लोग थे वो सारे वहीं काम करते थे। अच्छा। और आना जाना होता था। तो एक मन में थी बात कि लाहौर, लेकिन अब लाहौर तो है नहीं, पार्टीशन के बाद लाहौर हमसे छूट गया। तो उसके बाद तक चंडीगढ़, और वही लोग जो लाहौर में जिनका जिक्र होता था, हमारे रिश्तेदारों का, मेरे चाचा जी थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि चंडीगढ़ चलो और जितना आगे कुछ पढ़ने का होगा वो मैं वहीं पूरी। आपकी ग्रेजुएशन वगैरह चंडीगढ़ में हुई? ओके। वो चंडीगढ़ से भी लगभग। तो चंडीगढ़ से भी अब आपका जो है पुराना रास्ता है। लेकिन जब भी मैंने सोचा है, जब भी मैं काव्य में हुआ हूँ, जब मैं कविता की बात सोचता हूँ या लिखने की बात सोचता हूँ, तो वही जो है गाँव मुखरित हो उठता है रचनाओं में जी। फिर आपने जॉब क्या की, मतलब प्रोफेशन की? क्योंकि अभी सरस्वती का भी तो सरस्वती तो आपको मिल गई है, लेकिन आपने लक्ष्मी के रूप में किसे चुना? हाँ, ऐसे था कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार हमारे प्रोफेसर ने एक छोटा सा मसला दिया हमें कि आप क्या करना चाहते हो। सारी क्लास को दिया। तो मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा मैं समाज सुधारक बनूंगा। अच्छा, वो उम्र भी ऐसी होती है, बहुत कुछ बनने का रहता है ना? आज बनते हैं कुछ और, कल फिर कुछ और सोचते हैं। हाँ, लेकिन मेरे यही था कि कुछ स्पष्ट नहीं था। तो मैंने उन्हें कह दिया समाज सुधारक। वो थोड़ा हंसने लगे कि वो तो कोई जॉब वाली बात ना हुई, कुछ करने वाली बात नहीं हुई।
समाज सुधारक तो कोई भी हो सकता समाज है। सुधारक तो काम करते करते नहीं हो सकते। धीरे धीरे खैर दृष्टि जो है वो साफ होती है और फिर महसूस होने लगा कि नहीं कुछ सोचना चाहिए। फिर मैंने छोटी नौकरियां की यहीं पे, कुछ छोटे दफ्तर में कर ली। फिर अंत में मुझे ऐसे लगा कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए, शिक्षित होना है। हाँ, शिक्षित होना और शिक्षक बनना चाहिए। शिक्षक भी बनना है और शिक्षित भी होना है और ज्यादा। फिर धीरे धीरे मैं छोटी मोटी जॉब ऐसी छोटी छोटी करने लगा। कुछ लोगों को भी पढ़ाने लगा ऐसे आसपास जो बच्चे होते थे या हम उम्र भी होते थे। तो कई विषयों में मैं थोड़ी मदद कर देता था या उनसे भी मदद लेता था, ऐसी बात नहीं। तो वो आदान प्रदान चलता रहता था। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में आ गया। और कॉलेज में फिर मैं हिमाचल लौट आया। शिमला में मेरे पहली नियुक्ति हुई और वहीं से फिर मेरा। तो आप मतलब सरकारी नौकरी में रहे हैं? सरकारी नौकरी में ही रहा हूँ। हाँ, उसी में आप मतलब लेक्चरर के तौर पे पढ़ाया है। अंत में थोड़ा सा मैं चला गया था प्रिंसिपल जब मैं बना। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से था तो फिर मुझे वो 5-1 साल मुझे वो करनी पड़ी। और सब्जेक्ट क्या रहा था आपके? बताओ। इंग्लिश पढ़ाते थे, इसीलिए आपकी बहुत सारी रचना इंग्लिश में भी है। आप हिंदी ही रहा। हिंदी रहा। कुछ लोग कहते थे कि आप पढ़ाते तो इंग्लिश हो और लिखते आप हिंदी में हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं ठीक है रोजी रोटी के लिए तो बिल्कुल पढ़ाता हूँ, सही बात। लेकिन जब लिखता हूँ सोचता हूँ तो हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। तो जब आप लिखने की, आप कविता भी लिखते हैं, आप कहानी भी लिखते हैं। तो मैंने पढ़ा है आपकी कहानियों को भी, मैंने खूब पढ़ा है। मैं आपको राज की बात बताऊं, मैंने बहुत सी ऐसी कहानियां आपकी पढ़ी हैं जो मुझे प्रेरित भी करती, क्योंकि मैं खुद भी एक साहित्यकार हूँ। तो मैंने आपको पिछले 15-20 सालों में बहुत पढ़ा है, आपकी रचनाएं सुनी है, मैं खुद प्रभावित हूँ। और आपकी लेखन शैली, आपका शिल्प, आपका कथानक किस तरह का होता है, इस तरह से बुनते हैं आप, कारीगरी करते हैं एहसास की, संवेदनाओं की, अपनी कलम से जो एहसास को बुनते हैं कागज पर, तो कमाल का होता है। लेकिन मैं खुद इस बात को नहीं समझ पाई कि आप अपने उससे बताइए कि आपको कहानी ज्यादा अच्छी लगती है या कविता लिखना ज्यादा अच्छा लगता है? किसमें आप खुद को ज्यादा सहज पाते हैं? कविता और कहानी से पहले एक बात बताऊं, मैं अभिनेता भी हूँ और नाटक में नाटक आप बल्कि मैं जब कॉलेज में रहा तो मैं नाटक ही करता रहा जी, पढ़ाने में भी और वैसे भी नाटक करता रहा मैं जी। और वहाँ नाटक का इंचार्ज भी था। तो वो नाटकता जो थी वो कुछ मेरे लहजे में आ गई और मेरी भाषा में भी, और हिंदी भाषा थी और हिंदी में ही ज्यादा हम नाटक किया करते थे जी। तो वो भाषा जो मंजी और एक जो मुझे मीडियम में लगा कि भी इस भाषा को मैं और ज्यादा तराशूं, तो यही भाषा मेरे मतलब अभिव्यक्ति करने का माध्यम जो है, वो जब हम नाटक करते हैं तो हमें अपने चरित्रों की, अपने जो कहानी के कैरेक्टर हैं उसको हम बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर लेते हैं क्योंकि हम उनको जीते हैं लिखते हुए। और शब्द अक्षर सब चीजें वो उनका साथ साथ शिक्षा मिलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। कैसे भी हो तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, बताते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा भाषा मंजती चली गई। और फिर मैं उन्हीं दिनों चुटपुट लिखता था, कुछ कविताएं लिख देता था, लेकिन रख लेता था अपने पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वैसे तो हूँ नहीं कि स्टेज पे जाकर के कुछ बोलूं, या कभी मौका भी नहीं मिला। तो जब तक मैं पढ़ाता रहा तब तक मैं लिखता रहा, छिपाता रहा। छिपाते रहे? किससे छिपाते थे? इसीलिए कि मैं कुछ यूं समझ लीजिए कि थोड़े लज्जा के कारण कि मैं पढ़ाता अंग्रेजी हूँ और मेरे जो लोग हैं सुनने वाले वो सारे उसी मतलब उन जो आप छुपा छुपा के लिखते थे उसमें आपको आत्मसुख मिलता था। यानी कि वो राइटर पैदा हो चुका था। डायरी में लिखता था, डायरी में लिख लेता था मैं, डायरी दैनंदिनी की तरह हर रोज की डायरी लिखता था मैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें मैं कविता डाल देता था तो मेरी थोड़ी संतुष्टि हो जाती थी। और एक का तो दोस्त तो होता ही है तो उस जैसे पकड़ करके तो सर बातें तो हम आपसे बहुत करेंगे भी, बहुत अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आपसे कविताएं भी सुनेंगे और बहुत कुछ आपसे जानेंगे जिंदगी के बारे में, लेकिन समय हो चला है छोटे से ब्रेक का।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में, हमारी महफिल में, हमारी दस्तक में मौजूद हैं डॉक्टर कैलाश आहलूवालिया जी, जो कि जाने माने साहित्यकार हैं और कहानी हो, नाटक हो या कविता हो, मतलब हर विधा में वो लिखते हैं और एक मकाम हासिल है उनको। तो बात करते हैं, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर कैलाश जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि पहली कविता कब लिखी आपने? विशेष समय तो नहीं बता पाऊंगा मैं किस क्षण ऐसा ये स्वर्ण हुआ होगा। हाँ। और ये विचार आया होगा। हाँ। लेकिन स्कूल टाइम का मुझे एक याद है। हाँ। कि एक कहीं कोई झगड़ा हो गया। हाँ। दोस्त के साथ। हाँ। तो उससे बदला लेने के लिए अच्छा एक बदले वाली कविता मैंने लिख दी और वो 8-10 पेज लिख दी है। अच्छा, पता नहीं कैसे थी वो, अब वो मेरे पास आया भी नहीं है। हाँ। क्योंकि जब कॉलेज में आया तो मुझे लगा कि ये बड़ी बचकानी सी चीज है। सर, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। हाँ। दर्शकों से। हाँ। कि जब हमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है तो हमें मौखिक या शारीरिक रूप से लड़ने के बजाय हम उस पे कागज पे उस भावना को लिख दें। हाँ। तो हमारे सामने वाले से झगड़ा भी नहीं होगा और हमारा क्रोध भी कागज पर उतर जाएगा। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया है। अब देखिए, ये बात थिएटर में आती है। थिएटर ऑफ क्वालिटी एक ऐसी जगह, ऐसा एक विधा है, मतलब एक किस्म है इसकी, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हम मंच पे नहीं दिखा सकते। हाँ। और कर भी नहीं सकते जीवन के मंच पे भी नहीं कर सकते। सही बात है। किसी से बदला लेना, किसी का गला घूंटना। हाँ। मन होता है। हाँ। फिर किसी की विश करना कि ये मर जाए। हाँ। या कुछ और बैटल की लड़ाई लड़ी जाए किसी के साथ, वो हम कर नहीं पाते। तो वो हम स्टेज पे देखते हैं, थिएटर पर देखते हैं वो चीज। तो बिल्कुल जो आप प्रतिरोध वाली बात कर रहे हैं। हाँ। तो लिख करके ऐसे लगता है कि हमने अपना मन, क्या बात है सर, बहुत खूब, हल्का हो गया मन। तो फिर आगाज करते हैं आपकी रचनाओं से। तो शुरुआत करते हैं कि बातें भी हम करेंगे लेकिन आपकी रचनाओं से भी हमारे दर्शक जरूर होंगे। जी जी। हाँ। चलिए, मैं आपने थोड़ा देखकर किया था जी कि थोड़ी रोमांटिक सी। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसी रोमांटिक नहीं है, मतलब एक विधा है जी, लव जिहाद के संदर्भ में जी। अफसोस कि अभिसार के लिए कोई जगह नहीं शेष अब। न घर, न बाहर, न बाग, न बगीचा, न पहाड़ की ढलान, न जंगल का नयापन, घनापन, न पेड़ की छांव, न आंचल किसी का, न बौलियों में जमघट, न किनारा नदी का। कैसा अद्भुत समय है, कैसी अजीब सदी है ये। गलियों में सख्त पहरा है, चौराहों पर खतरा ही खतरा। घरों की छतें या तो गायब हैं या उनमें आवाजाही मना है। सरगोशियों का युग बीत गया, इशारों की अहमियत नहीं अब। रास्तों में बैठे हैं ऊद बिलाव, झरोकों में तनी बंदूकें हैं अब। बंदिशों का तो ये हाल है कि दरवाजे और खिड़कियां तक बंद हैं। घर में माँ बाप की कुपित नजरें, भाई बहनों की चहमगोइयां, पड़ोस में चाचियों ताइयों के व्यंग बाण, बाहर पुलिस का भय है। रेस्तरां में जाकर क्या करोगे, भीड़ ही भीड़ है वहां, तमाम शहर दुश्मन। असमंजस में हैं हम सब कि क्या करें अब। वो कौन सा टुकड़ा है जमीन का जहां बैठे और प्यार करें। क्या बात है, ये बहुत खूब सर, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ जिहाद के हिसाब से भी। और इस तरह से जहर घुल गया है फिजाओं में, तो जाति में, धर्म में बट गया है हमारा देश। और काफ़ी समय से राजनीति ने भी बांटा हुआ है। लोग एक होना भी चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये हमें एक होने भी नहीं देगी राजनीति, वोट बैंक के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सामयिक अनुभव है ये। हाँ, और ये आपने बहुत कहा कि भाई कहाँ आखिर मिले दो प्रेमी जो हैं इस इतने असमंजस भरे माहौल में। बहुत खूबसूरत रचना। तो माहौल तो गर्म हो ही गया है, तो एक रचना और। विद्रोह क्यों नहीं करती ये जगह, इसी नाम से है जी। पुराने किलों के मौन खंडहर,
ये चटेल मैदान, ये पहाड़, ये बस्तियां वीरान, क्यों ये जगहें अचल खड़ी रहती हैं, निरापद बनी रहती हैं खामखा, सदियों से खामोश पड़ी रहती हैं, सीने पर सहस्रों घाव लिए और नैनों में आस लिए, ये बेमुराद बदकिस्मत जगहें विद्रोह क्यों नहीं करती। तो परोक्ष रूप से देखा जाए तो ये विद्रोह समाज के किसी व्यक्ति का अपने अनुभव, एक खास अनुभव में से गुजरने के बाद ये भाव, विद्रोह का भाव। जी। तो हम कविताओं का दौर भी चलता रहेगा, तो जरा सी बात और कर ले आपसे। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने पहली कविता लिखी तो आपने बताया कि उस रूप में लिखी थी जो बदले की भावना थी, गुस्से में कागज पे लिखी थी, है ना, प्रतिशोध गुस्से पर लिखा था। तो लेकिन और इसके अलावा और खूबसूरत रचना, वो तो प्रतिशोध की थी ना वो गुस्से वाली थी, तो मोहब्बत वाली रचना कब हुई आपसे? वो कविता बहुत लंबी थी, उससे मेरी ये हो गया कि प्रैक्टिस हो गई जी। एक कविता लिखने का लहजा मुझे आ गया और वो मैंने बरकरार रखा वैसे, उसमें वो लयात्मक भी था और वो छंदोबद्ध भी था जी। तो वो चलता रहा। उसका मुझे इतना फायदा हुआ, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग थी लेकिन ताल में थे, ताल में थे, काफी से काफी मिल रहा होगा। काफी लंबी लिख दी थी मैंने। अच्छा, उसे एक बुक के रूप में वो बना ली थी मैंने, रफ सी कॉपी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। लेकिन धीरे धीरे सब तरह के अनुभव होने लगे, उसमें सामाजिकता भी है, सामाजिकता हर तरह से, शुरुआत कहीं से तो होती है, क्योंकि जीवन में तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। तो एक बड़ा नाजुक सा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ दिल से आप जवाब दें, सोच के ना दे। ये बताइए कि हर किसी की कोई ना कोई प्रेरणा होती है। मुझे ये डर था कि आप जो ये भूमिका बांध रही हैं, तो ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ जी। तो कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो कई शायर ने कहा भी है कि मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। तो आपको किसी कविता ने कवि बनाया है या जिंदगी की उबड़ खाबड़ पगडंडियों ने? प्यार तो ऐसा है कि गाँव के साथ था, गाँव के हर चीज के साथ था जी। गाँव के पहाड़ के जो रात में पहाड़ था, प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति से था जी। लेकिन पढ़ाई की तरफ भी मेरा ध्यान था, किताबों के साथ भी प्यार था। बहुत सारी किताबें घर में थी और कुछ मैंने इकट्ठी की, मेलों से, कुछ छोटे बाजारों से, जहाँ मैं जाता था किससे कहानियां ले आता था और कुछ कविताएं। कहीं आप हमें घुमा तो नहीं रहे ना, क्योंकि मैंने आपकी रचनाओं में सौंदर्य, जो आप प्यार की बात कर रही हैं, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आप इस उम्र में पूछेंगे तो घर झगड़ा हो जाएगा जी। और इस उम्र में ज्यादा जरूरत है। लेकिन प्रेरणा के रूप में कुछ न कुछ तो रहता ही है जी। प्रेरणा के रूप में कवि है जी, बहुत सारे कवि हैं जिनका नाम अज्ञेय से मैं शुरू करता हूँ जी। बहुत पहले से बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेकिन अज्ञेय मुझे अच्छे लगते थे जी। मुझे भी ने जो अतुकांत लिखना शुरू किया और छोटी छोटी बातों को, जीवन की ऐसी बातें जो हम सोच नहीं सकते, दो पंक्तियों में भी बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही। और वो कहीं जंगल में जाते थे, कहीं जाते थे, थोड़ी सी प्रतिक्रिया के रूप में 4-5-7 लाइनें लिखते थे और जंगल सन्नाटे के बारे में ऐसे उन्होंने किस तरह से कहा है। और मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बात नहीं, क्या बात है। लेकिन ये हमें शुरू में बहुत मुझे अच्छी लगती थी। उसके बाद फिर और बहुत सारे कवि आते, बच्चन साहब, हरिवंश बच्चन की कविता मैंने बहुत पढ़ी, सारी किताबें पढ़ी और कॉलेज में मैं उन्हीं के तरह से लिखता था, लिखता भी उन्हीं तरह। बचपन में बैठा सोच रहा, ना जाने यौवन क्या होगा। अभी उन्हीं की तरह थी कि इस पार प्रिय तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये उनकी सतर है और मेरी सतर है, बचपन में बैठा सोच रहा, ना जाने यौवन क्या होगा। तो एक लंबी कविता इस तरह की थी जो कॉलेज मैगजीन में भी छपी थी और आज तक बहुत सारे पुराने दोस्त जो मिलते हैं उस कविता भी याद करते हैं। क्या बात तो यूं समझिए कि ये तो एकदम स्फुरन होता है और प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी रूप में। और कहानी कब लिखी थी पहली बार? कहानी तो कहानी लिखी थी मैंने बहुत पहले भी, जब अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अच्छा लिखी थी मैंने। जब गांव गया तो एक मुझे वहाँ लगा कि कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि अभी कविता भी
मान्य लिख तो नहीं चुके थी थे, कहीं, हाँ। मतलब स्वीकार तो किसने नहीं की थी। हाँ। पढ़ा भी मैंने बहुत कम था। तो वो मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा घर के बारे में, अच्छा, आंगन के बारे में, कुछ घर के बारे में, कुछ घर के लोगों के बारे में, परिवेश को लिखा। परिवेश को, जो इमीडिएट था जी, जो एकदम मेरे सामने था, वो मैंने डिस्क्राइब करना शुरू किया। अच्छा, डिस्क्राइब करते करते ना वो मुझे लगा कि ये मैं कुछ लिख सकता हूँ। जी, चलो तो हम आपसे बातों तो को, वो कहानी का जी, वही शुरुआत। क्या बात है सर। बातों का सिलसिला हमारा यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद हैं साहित्यकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं डॉक्टर कैलाश अहलूवालिया जी। तो हम उनसे बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला जारी था, तो वापस लौटते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जो हैं कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो आप कविता में खुद को ज़्यादा सहज महसूस करते हैं या कहानी? कौन सी विधा आपकी दिल के करीब है? वैसे ये कहना तो बहुत कठिन है कि कौन सी मतलब हाँ, अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ है। बात है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि कविता लिखते लिखते जब ऊब जाता हूँ तो कहानी लिखता हूँ, और कहानी लिखते लिखते जब ऊब जाता हूँ तो कविता लिखता हूँ। हाँ, यही होता है। हाँ, मेरा ख्याल समय दोनों को एक जैसा देना पड़ता है जी। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है जी। कोई ऐसी बहुत मजबूरी नहीं होती कि इस वक्त कविता ही लिखनी है जी। और कहानी को परे रखना है। हाँ। जी। जैसे उद्गार निकलते हैं मन से, जी, तो वो कविता के लायक हो तो कविता में हाँ। निकलते हैं, नहीं तो कहानी बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी समय मांगती है, एकांत मांगती है। कविता हमारी भीड़ में भी हो जाती है कई बार। भीड़ में भी हो जाती है, कविता गुनगुनाते भी रहो तो बाद में लिख लेंगे। हाँ, बाद में लिख लेंगे कि वो दिमाग में लिखी जाती है, कहानी छूट जाती है। छूट जाती बहुत है। सारे स्थल ऐसे होते हैं हाँ। जो उस वक्त याद आते हैं जी। लेकिन अगर साधन नहीं है, पेन नहीं है, हाँ। कागज नहीं है, डायरी नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, चल रहे हैं कहीं, तो थोड़ा सा वो मुश्किल शुरू हो जाता है। हाँ। नहीं तो ठीक है, दिमाग में तो रहती है। सही बात है, यानी बीज पनप चुका होता है। हाँ, बीज पनप चुका होता है, और किसी न किसी वक्त तो हाँ, कागज पर वो दिमाग में पनप चुका होता है। हाँ, थॉट प्रोसेसर वो सब। बिल्कुल। कई बार कहते हैं दिमाग कागज पे पकती बाद में, पहले दिमाग में पकती है। और इसी वजह से मेरे विषय भी लगभग कविता से कहानी में ट्रांसफर होते रहते हैं या कहानी में। जी जी। जैसे तो, इन दिनों मैं लिख रहा था अपने स्कूल के उस्ताद जो थे, उनके मुझे याद आने लगे जी, रेखा चित्र से। मुझे कि मैं लिखूं कुछ। तो मैंने 5-7 कविताएं, अगर इस वक्त तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो बहुत लंबी लंबी कविताएं 5-7 अध्यापकों की, अपने शिक्षकों की मैंने लिखी हैं, और उनकी जो बारीक बातें, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत जो मेरी याद है थी उसमें, और हैबिट्स उनकी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बहुत विचित्र भी होती थी तो वो सब मैंने। तो आपकी अब तक 16 पुस्तकें आ चुकी हैं, कुछ तो हमारे पास भी है यहाँ पर स्टूडियो में। तो आपकी कितनी कविताओं की कितनी पुस्तकें आ गई हैं? कविता की 5 और कहानियों की? कहानियों की 3 आ गई है। इसके अलावा आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं। हाँ, आपने पिछले दिनों अंग्रेजी में भी एक जो है, मुझे लगता है कि इनमें से एक ऐसी किताब है जी, ये पोंग डैम जी, इसके बारे में बताइए। क्या किताब है ये और क्या विषय है? इसका नाम है बराज ऑफ मेमोरीज जी, और ये एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पोंग डैम ऑस्टी। जी जी, ये हिमाचल में है। हाँ, हिमाचल में है ये जी। ये बिल्कुल पठानकोट के पास है ये जी, 15-20 ब्यास के किनारे ही है जी। तो इस किताब का, इसका जो पोंग डैम क्या विषय तंतु है? ऑस्ट्री जो वहां से निकाले गए लोग जी, ओके, उनकी पीड़ा है इसमें। हाँ, तो वो सारा उसी का ऑटोग्राफी है एक व्यक्ति की जी, चाहे वो लेखक मान लीजिए उसे जी, या लेखक के माध्यम से जी, वो चीजें, वो पात्र जो वास्तव में सफर किया, जिसने वास्तव में उसने सहा है वो दुख जी, बहुत। तो ये वो सारी और मैं देख रही हूँ कि आपकी जो किताबों के नाम है बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि ये देखिए, कांच घर की मछली। कितना मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आसान सा है,
शीर्षक, लेकिन कितना सार्थक है, कितना भावपूर्ण है। कांच घर की मछली। कांच घर की मछली का मुझे ख्याल ये तब आया कि आदमी कितना मजबूर होता है, कभी कहीं बंद जाता है, कहीं गिर जाता है, किसी कमरे में गिर जाता है, हदों में गिर जाता है, सीमाओं में गिर जाता है। बिल्कुल, ये तो है। कांच घर की मछली का मतलब यही है कि वो एक ही दायरे में घूम। जी। और भी आपकी बड़ी खूबसूरत किताबें हैं। ओ अबाबिल, ये भी बहुत फेमस किताब है आपकी। हाँ, ओ अबाबिल जी। हाँ। इसमें क्या है? काव्य संग्रह। ये काव्य संग्रह है, इसमें शुरू की कविताएं हैं। ये मेरी पहली किताब है जी। ये आपकी पहली किताब है। हाँ, और बड़ी मासूम अबाबिल क्या होता है? अबाबिल एक चिड़िया होती है, चिड़िया होती है। चिड़िया का नाम अबाबिल है। अबाबिल है। अरे वाह। और वो एकांत में अपना नींद बुनती रहती है जी। अच्छा। उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा महसूस होता है जैसे वो देखती है। अच्छा, और वो एक किनारे पे अपना काम करती रहती है जी, अकेली। और ये जी, और ये किताब और है जिसका नाम है पानी आ गया। पानी आ गया। तो ये बिल्कुल इस किताब की जी, बेंगुंग वाली, डैम वाली। हाँ। तो ये पानी आ गया मतलब दरिया में पानी आ गया जी। जब डैम बनना शुरू हुआ, बांध बनना शुरू हुआ, तो पानी नेचुरली खेतों में आएगा, घरों को डुबोएगा। तो वो सारी जी। और ये देखिए ना, कितना खूबसूरत नाम है, तलहटी में लेटी झील। हाँ। तो पहाड़ों से अपना जीवन शुरू करने वाले, वहां पे जन्मे पले बढ़े, ऐसी हस्ती तो भाई उनकी किताबों के नाम भी देखिए ना, वहीं से जुड़े हुए हैं। और तलहटी में लेटी झील है। हाँ। ये भी पोंग डैम के ही असर में। जी। तो आपकी कविताएं हैं, किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। और मुझे ये बताइए कि चलो, हम कहानी सुनने को तो बहुत मन है, लेकिन दस्तक कार्यक्रम है, इसमें तो जो है हम साक्षात्कार करवाते हैं कवि से, कविताओं से, तो कहानी पर भी कभी बात करेंगे, वो मौका भी जरूर आएगा। और तो कविताओं का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक दो चुनिंदा कविताएं और जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। छोटी एक दो कविताएं जी। एक छोटा सा कतर टाइप में सुनाता हूं। जी बिल्कुल। किसी ने छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी। आहा। किसी ने छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी और हम अचानक उम्र दराज हो गए। क्या, कितना अक्सर, एक बार फिर से बोलिए। किसी ने छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी और हम अचानक उम्र दराज हो गए। क्या बात है सर। देखिए तो ये छोटा सा आपने भी आगे की तरह जो है कहना, आपका भी वही है। हाँ। कभी मैंने महसूस किया, मैंने समय, जैसे इस वक्त समय की कमी है, तो समय की कमी रहती है, तो तुरंत में कुछ बात बताई जाए, जहाँ दोस्तों के साथ बैठे हैं या किसी गोष्ठी में बैठे हैं, छोटी छोटी कविताएं कभी हो जाती हैं, वो मौका होता है। तो तब मैंने ये बहुत सारी लिखी थी। एक आध अगर हुआ तो फिर पढ़ूंगा मैं। जी सर। और एक कविता पढ़ूं? जी बिल्कुल, पढ़िए। उधड़ा हुआ वस्त्र पहनने के लायक नहीं जी। जब उदास होता हूँ, अंधेरे की कलम से हवा में लिखता हूँ जी। सीढ़ियां जो चढ़ी थी एक बार, उन्हें फिर चढ़ता हूँ। उधड़े हुए वक्त को ख्यालों में सीता हूँ। पर सच तो ये है कि उधड़ा हुआ वक्त पहनने के लायक नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा हो गया होता है वो, और हम वक्त से कहीं बड़े हो गए होते। ये करते थे। बहुत छोटी कविता, छोटी है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं जी। और सुनाइए, क्योंकि अब तो पत्र पेटियां, लेटर बॉक्स, अच्छा, जो अब अतीत हो गए। हाँ, अतीत हो गए हैं। तो बिल्कुल लाल रंग के वो डिब्बे, लाल डब्बे जी। और बहुत सारी स्मृतियां हाँ जी, बिल्कुल। तो पत्रों की जी जी। पत्र पेटियां घरों की दहलीज पर गुंजान रहती थी कभी, पत्र सटकर कभी सरगोशियां करते थे परस्पर, किसी एक के पास जाने की बजाय पहले आपस में बातें करते। हाँ जी। पर आज ब्यावां हैं ये पेटियां, इनके अंदर का जहां खाली खाली सा है। झांकती हैं खिड़कियां इनकी निराकार शून्य में, घर की फालतू जगह समझकर यहाँ रख जाती है काम वाली अपनी घिसी हुई चप्पल गठरी
कभी बेकार चीजों की ठूंस जाती है इसके उधर में, उधर में। हाँ, ये उसका वो मुंह खुला होता है। हाँ। सामान्य सा एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है ये। जी जी। वो और कोई जगह नहीं तो ये। हाँ, फालतू की चीजें रख देते हैं। अगर वो लाइट वक्त कहीं नजदीक है। हाँ। सुबह के दफ्तरी भाग्यहीन श्रीहीन क्षण में, सुबह के दफ्तरी भाग्यहीन श्रीहीन क्षण में, श्रीहीन श्रीहीन मतलब श्रीहीन गुमसुम हवा जी घर में जी जी दस्तक देती थी। ठीक उस समय जब कभी चिट्ठी रसा पत्रों का पुलंदा छोड़ जाता था वहां, और कोई पत्र बहुत अपना सा खिलखिलाकर हंसता था, गुदगुदाता था दिल को, पैगाम लाता था, कभी हंसकर कभी गमगीन कोई सूचना देकर रुलाता था। अब न जाने क्यों खिजां सा उतराया है सदा रहने वाले ये जालिम मौसम इन अभागी पत्र पेटियों में। तो कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दस्तक दिल की बात कलम से कार्यक्रम में। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कैलाश आहलूवालिया जी, और आज हम इनसे बात कर रहे हैं, इनके जीवन के बारे में जाना, किताबों के बारे में, कविताओं के बारे में, कहानियों पे बात करी, और भी बातें इतनी सारी करने को है। समय भी कम होता जा रहा है, लेकिन कहानीकार को तो जितना खोलेंगे, कहानीकार तो पूरा ग्रंथ होता है, तो बातों का सिलसिला यूं ही चलेगा। तो सर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि देखो मैंने आपके बारे में देखा, जैसा कि मैंने देखा है कि आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, आपके कॉलम हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं, और मैगजीन के सह संपादक भी हैं, और सेतु पत्रिका जो कि शिमला से प्रकाशित होती है, बहुत पुरानी पत्रिका है, आप उसमें भी सह संपादक हैं। इसके अलावा आपकी देश भर की, विदेश की कई पत्रिकाओं में आपके लेख हैं, और उसमें आप जो है सलाहकार के तौर पर भी हैं, और शहर की अनेक संस्थाएं हैं चंडीगढ़ के अंदर, नॉर्थ इंडिया में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आप प्रमुख सदस्य हैं। तो ये तो बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है कि आप जो हैं इस तरह से साहित्य जगत की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास है, आपके पास है, तो हम आपके बारे में पूछेंगे। तो लगता है कि एक इंटरव्यू और आपका लेना पड़ेगा। इस इंटरव्यू में सब कुछ समाहित करना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। तो कोई नहीं, करेंगे इस कसर को भी हम दूसरे इंटरव्यू में, सेकंड पार्ट भी रखेंगे आपका। तो चलो कविताओं का एक दौर फिर से, कुछ वो रचनाएं सुना दीजिए कोई जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कविता मैं सुनाता हूँ जी। मुझ में मेरा कितना कुछ शेष है जी। मैं पार्क तक आऊंगा और नंगे पांव घास पर चल के देखूंगा कि अब भी क्या उसका स्पर्श मेरी पाम थलियों को उसी तरह गुदगुदाता है। मैं प्रसून वाटिका के निकट खड़े होकर सोचूंगा अब भी क्या मोगरा मुझे उसी तरह पुकारता है, और गुलाब गेंदा हर श्रृंगार उसी तरह सुहाता है। झूले के पास खड़ा होकर देखूंगा कि क्या बच्चों का हंसना, किलकना, दौड़ना, भागना, चिल्पों और हवा में झूलना मुझ में भरता है उसी तरह का उल्लास। मैंने निश्चय किया है कि मैं धीरे धीरे चलकर फवारे के पास रुककर जल क्रीड़ा देखूंगा। कुनकुनी फुहार मेरे गालों, आंखों और होंठों को उसी तरह से रहती है, और ये मादक छुअन जगाती है उसी तरह गुनगुना एहसास। मैं अपनी समस्त शक्तियां बटोर धीरे धीरे पार्क में जाकर अपनी परीक्षा लूंगा और तय करूंगा कि मैं कितना इस दुनिया के लायक रह गया हूँ। मुझ में मेरा कितना कुछ शेष है कि अब मैं केवल इतिहास हो गया हूँ, कि अब भी क्या कोई कथा कविता बची है मुझ में शेष। क्या बात है सर। एक कविता और छोटी सी, क्योंकि आपके पास इतनी सारी किताबें हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम आपका फायदा ना उठाएं। और आप लिखते भी इतना अच्छा है कि बहुत गहरे अर्थ होते हैं आपकी रचनाओं में। छोटी एक दो मिनट। हाँ जी सर, बिल्कुल। हम कभी
पहाड़ उठा लेते थे। हम्म, हम कभी पहाड़ उठा लेते थे। अच्छा। हम कभी पहाड़ उठा लेते थे कंधों पर। कंधे तो माशाल्लाह बरकरार हैं, पर पहाड़ कहाँ हैं जिन्हें कंधों पर बिठा लें। क्या बात है, पहाड़ कहाँ है जिन्हें कंधों पर बिठा, क्योंकि अब पहाड़ कटते जा रहे हैं, है ना। इंडस्ट्री ने हमारे एक संदेश भी है और एक मतलब कि प्रकृति संरक्षण की बात है इस कविता के माध्यम से। जी, एक रचना और। हम तस्लीम तो कर ले, हम तस्लीम तो कर ले, तस्लीम तो कर ले। हाँ, हम तस्लीम तो कर लें, कोई बड़ी बात नहीं जी, पर बात तो हो जिसे तस्लीम कर ले। बात तो हो, सही बात, तस्लीम करने के। जी जी, कोई बात होनी चाहिए, बेवजह की तस्लीम भी नहीं। जी। असहमति के इस काल में, असहमति के इस काल में, असहमति के इस दोमुहे काल में सहमति की ये आखिरी नज्म पढ़ रहा हूं। दुर्निवार है ये समय, अति संकट में अविश्वसनीय, असंतुलित और आशातीत, गौरवहीन, अस्वाभाविक, क्रूर, असंवेदनशील और भयावह। धुरी से सरक रहा ये समय सूचना के योग्य नहीं। एक भारी प्रस्तर शिलासंग बुत राशि का इंद्रधनुषी स्वप्न आंखों में संजोए एक मानुष आया था जो कभी स्वप्न संसार की आधार अपेक्षा हेतु रत्न जड़ित सिंहासन को आत्मसात करने की अभिलाषा लिए हाथ पैरों में अपार बल समोए समुन्नत पहाड़ चढ़ने का समुचित प्रण लिए आज क्षत विक्षत हौसलों के अस्थिर पंजर को पीठ पर लादे 8 दशकों के बोझ से झुका लगभग धरासीन अस्थाई भावों में लिप्त और खंडनों के मध्य ध्वस्त कांच की किरणों में लौलुहान फिर भी मन से संतुष्ट असंतुलित और आशान्वित अंतिम अग्नि परीक्षा के निमित्त सहर्ष तत्पर ओ काल सुपेहाओं के विपुल भंडार अंतिम क्षणों में तुझे इस दुर्निवार संध्या के अवसर पर संन्यस्त भाव से मेरा अंतिम प्रणाम। क्या बात है, अंतिम प्रणाम। तो बहुत खूब जी। और ये किताब का नाम है विद्रोह क्यों नहीं करती ये जगह। हाँ, या हमने किताब के बारे में बात करी थी। तो कोई एक और छोटी सी रचना, क्योंकि हम चाहते हैं बातचीत, तो हमने मौखिक रूप से काफी चीजें जानी है कि कविताओं से आपका फायदा उठाएं। एक छोटी सी रचना जो है और सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल के करीब है, जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। लावारिस किताब है जी। यूनेस्को एक राइटर है, उसने एक नाटककार है, उसने एक नाटक लिखा था जी। और उसमें कुछ आदमी जो है वो राइनोसरस बन जाते हैं। अच्छा। वो लंबी कहानी है जी, जी। लेकिन मैंने किताबों की जो ज्यादा किताबें जुड़ती रहती है उनका देख करके उनको लिखा। सर, इसकी एक पंक्ति मतलब 5-6 पंक्ति पढ़ दीजिए। यूनेस्को के राइनों की तरह उगाई हैं किताबें घर के कोने कोने में जी। आंगन और बरामदों में, निकटवर्ती वामियों, उद्यानों में, हथेलियों में मेहंदी की तरह पैरों में झांझर सी कौमुदी से खिली हैं कहीं कहीं, नजरअंदाज बेटियों की पड़ी हैं कहीं कहीं ये बेशुमार किताबें। क्या बात है, क्या बात है, किताबें। जी हाँ, किताबें बहुत हैं घर में, पर पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, क्योंकि इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल ने किताबों की जगह ले ली है। लेकिन आपने किताबों के मर्म को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया है डॉक्टर साहब। और आज जी जी, तो बहुत सारी बातें करेंगे। और आपने साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया है, आपने साहित्य जगत में अपनी जो जगह कायम की है। और मैं तो तकरीबन 20-22 सालों से आपका लेखन पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी साहित्यकार हूँ। और साहित्यकार होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, और सभी दर्शकों को भी बताएं कि अगर हमें अच्छा लिखना है तो हमें अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपकी किताबें बहुत पढ़ी हैं, आपकी कविताएं पढ़ी हैं, आपकी कहानियां पढ़ी हैं। और
मैं तो सभी से कहूंगी कि डॉक्टर कैलाश आलूवालिया जी, जिनको कहानियां लिखने की कला कौशल सीखनी है, वो इनकी कहानियों को देखें। क्या इनके भाव दृष्टि होती है, क्या इनका लेखन, शिल्प, कथानक, काल, हर चीज को इस तरह से ताना बाना बुनते हैं, इस तरह से अपनी कलम से बुनाई करते हैं कि पाठक जो है भाव विभोर हो उठता है और उस दृश्य में, उस परिदृश्य में चला जाता है, उस मंजर को जीता है। तो जिस तरह से लिखते हैं कैलाश जी की, पहाड़ों में इनकी परवरिश हुई है, पैदाइश हुई है, पले बड़े हैं, तो वही तलहटी जो है नदी का किनारा है, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, है ना, तलहटी हैं। इनके जो साहित्य है, इसमें प्रकृति सौंदर्य तो बहुत ही खूबसूरती से मुखरित होता है। तो इनकी प्रकृति सौंदर्य, कहते हैं ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी, तो वो भी प्रकृति सौंदर्य पे बहुत लिखते थे, लेकिन हमारे भारतीय साहित्यकार जो हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लिखने में। और सर आप जो हैं, और क्या कहूँ, मैं तो आपके बारे में इतना ही कहूँगी कि भाई कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, आप उनमें से एक है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए, दस्तक दिल की बात कलम से में आप आए हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर कैलाश आलूवालिया जी, और जल्द ही हाजिर होती हूँ फिर से एक और मेहमान के साथ कार्यक्रम दिल की बात कलम से दस्तक में। आप दीजिए अनुमति। प्रणाम।